lecture we will come to know about the physiology and we will come to know about the physiology of the nutrition or the physiology of the digestion which forms the first line of your syllabus. तो बेटा आप लोग जानते होंगे दैट इन द फिजियोलॉजी वी स्टडी द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय योर बॉडी. जैसा कि आप जानते हो आपकी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स है. आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, इजंट इट, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड डिफरेंट सिस्टम्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. लाइक आपके नर्वस सिस्टम का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का करना है. ये जो आपका ये जो लोकोमोटरी सिस्टम है उसका काम है लोकोमोशन की प्रोसेस को अंजाम देना. आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को कंडक्ट करवा लेना. और इसी तरह जो आपकी बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको इस सिलेबस के पहले से लाइन जो है आपके सिलेबस में इस फिजियोलॉजिकल पोर्शन में उसके बारे में जानना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी केम टू नो दैट the physiology constitutes the study of functions performed by different structures in the body of an organism. एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जो डिफरेंट सिस्टम्स है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अपनी रेस्पेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जब आप उन फंक्शंस की स्टडी को ये जो स्टडी करते हो, जब आप रेस्पिरेशन को स्टडी करोगे, डाइजेशन को स्टडी करोगे, एक्सक्रीशन को स्टडी करोगे, इजंट इट, तो आप किस चीज को स्टडी करते हो? आप फिजियोलॉजी को स्टडी करते हो. तो इसके बाद इस फिजियोलॉजी में आपने स्टडी करना है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. तो बेटा इफ एनीबॉडी विल आस्क यू दैट व्हाट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप इसे आंसर दोगे दैट सिस्टम व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज एसोसिएटेड with the process of nutrition, that system constitutes the digestive system. And so far as your syllabus is concerned, you have to study the digestive system and you have to study its functions. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज, isn't it? Nutrition constitutes all those processes which are associated with nutrients. All those processes which are associated with nutrients, they collectively constitute the process of nutrition. And what are those processes? There is process of ingestion, isn't it? इंजेक्शन के बारे में आपने पहले ही सुना है, इसके बारे में पहले ही आप जानते हो. देन देयर इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, देन देयर इज प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, देन देयर इज प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन. सो देयर आर सो मेनी processes which are associated with your nutrients, and all such processes collectively constitute the process of nutrition. But for every physiological process there is a specific aim. There is a specific aim, and for the process of the nutrition, the aim among living organisms is to get nutrients. To get nutrients. Why you should get nutrients? For two things. For two things. Either you get raw material or you produce एनर्जी. सो जो आप प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन करते हो उसका मकसद होता है आप न्यूट्रिएंट्स को हासिल करो या न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करो या न्यूट्रिएंट्स को बनाओ. आप न्यूट्रिएंट्स को क्यों बनाते हो, क्यों हासिल करते हो? टू गेट रॉ मटेरियल. या तो आप न्यूट्रिएंट्स को आप इस्तेमाल करते हो एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि आपकी बॉडी कभी कभार प्रोटीन बनाती है, कभी कभार हार्मोन बनाती है, कभी कभार कुछ अदर सब्सटेंसेस बनाती है, मसल बनाती है. मसल को, बोन को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन्स, in the form of pyrimidines, in the form of vitamins and minerals and other things. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आपको ये चीज प्रोवाइड कर देता है. न्यूट्रिएंट आपको एक्ट करता है एज ए रॉ मटेरियल टू सिंथेसाइज द बिगर आइटम्स और टू सिंथेसाइज अदर आइटम्स बाय योर बॉडी. एंड न्यूट्रिएंट से ही इसका इस्तेमाल करके आप एनर्जी बना लेते हो और उस एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज. इज इट? So in the process of nutrition you get nutrients or you produce nutrients, and these nutrients are providing you the two things. Number one is raw material, number second is energy. And to get the raw material and energy from the nutrients, or to get the nutrients, you need other these processes including ingestion, digestion, absorption and egestion. All these processes are collectively constituting the process of the nutrition. Now the process of the nutrition can be exhibited by different organisms differently. It is not necessary for every organism that they will constitute in a similar manner the process of the nutrition.
Sometimes the process of the nutrition among most of the organisms takes place through their self means, which is known as autotrophic nutrition. Autotrophic or nutrition can also be heterotrophic. Can also be heterotrophic. तो न्यूट्रिशन को हम दो टाइप्स में पहले डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मीन्स या हेटेरोट्रॉफिक मीन्स। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक मटेरियल या अपना ऑर्गेनिक जो फूड होता है उसे प्रिपेयर करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। The conversion of inorganic substances into the organic substances, isn't it? By a living organism, where specific nutritional process is known as autotrophic nutrition. And जब एक ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन वो इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, इसलिए वो डिपेंडेंट होता है ऑन द सेम ऑर्गेनिक सोर्स। यानी जो उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को या उसका जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसको हासिल करता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्स और प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्स। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So in autotrophic nutrition, an organism itself produces its nutrients from the inorganic source, and in the process of heterotrophic means of the modes of the nutrition, an organism will produce its organic food, organic material from the organic material, not from the inorganic. कई लोगों का कि जो एक फॉल्स डेफिनेशन है वो कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार कर सके, और हेटेरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन वो होता है कि जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सके। ये एक सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये डेफिनेशन किसी को कह दी, वो कहेगा आपकी अम्मी आपके लिए चाय बनाती है, खुद के लिए चाय बनाती है, तो वो तो ऑटोट्रॉफिक हो गई, उसने तो फूड को प्रिपेयर खुद किया, उसने आपके लिए राइस बनाया, उसने आपके लिए मटन बनाया, चिकन बनाया, तो वो तो फूड है, उसने खुद फूड बनाया, तो डज दैट मीन शी इज ऑटोट्रॉफिक? नो। ऑटोट्रॉफिक mode of the nutrition is that type of the nutrition in which organic material is being synthesized by the respective organism from the inorganic source, and heterotrophic mode of the nutrition is that type of the nutrition in which an organism will synthesize its organic product, its organic food, its organic material from just the organic material, isn't it? Then the autotrophic nutrition has further been subdivided into two types. Number one type is known as photoautotrophic. Number one type is known as फोटो ऑटोट्रॉफिक। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इन न्यूट्रिशंस के बारे में जानेंगे और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। एंड नंबर सेकंड टाइप इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। बेटा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है हमने उसको फर्दर डिवाइड किया इनटू टू टाइप्स, इजंट इट? नंबर वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, नंबर सेकंड इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। बेटा जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द ग्रीन प्लांट्स, including some protists like zoochlorelas are there, eugenia is there, isn't it? And जो photo autotrophic mode of the nutrition है इसमें inorganic substances like carbon dioxide, इसमें inorganic substance like water, isn't it? That inorganic substances are being converted into the organic substance like C6, H12, O6 plus there will be release of oxygen. This is the general reaction for photoautotropic modes of the nutrition. तो इस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इनऑर्गेनिक मटेरियल वाटर को कन्वर्ट किया गया इनटू द फूड, that is C6, H12, O6 plus there was release of energy, and for this process to happen there is need of energy, और वो एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स ने कहाँ से हासिल की? इन्होंने हासिल की फ्रॉम द सनलाइट, फ्रॉम द फोटॉन्स। Through the process of the photosynthesis, such organisms have produced their own food by themselves by making use of sunlight energy, and such organisms are called as photoautotrophic organisms, and nutrition is known as photoautotrophic nutrition. And all these processes will take place in presence of chlorophyll, the green pigment of the plants.
So autotrophic nutrition has its first type, that is the photoautotrophic, in which inorganic material is being converted into the organic material via the chlorophyll by making use of sunlight energy. And it has another type, that is chemoautotrophic. In the chemoautotrophic, the energy for the specific process of synthesis of food is being taken from the chemical bonds. And here we will mention that what takes place here. You see here, carbon dioxide and hydrogen sulfide will be used as inorganic materials, and these inorganic materials will be converted into the organic material, that is C6H12O6. And in this process there will be release of water and release of sulfur, plus there will be release of water and there will be release of sulfur. But here the organic food has been synthesized, and this organic food has been synthesized by what? From the inorganic source, But here, for this process of the nutrition, for this reaction, such organisms are not dependent on the light, but they are dependent on the chemical bond energy. Hence, chemosynthetic energy is being used. Chemosynthesis takes place here. There are most of the bacteria, like nitrifying bacteria are there, which are making use of this mode of nutrition, isn't it? So autotrophic nutrition has been divided into photoautotrophic and chemoautotrophic. Then the heterotrophic mode of the nutrition has similarly further been divided into different types. And number one type of the heterotrophic mode of the nutrition is known as saprophytic. In the saprophytic mode of nutrition, what happens? कुछ organisms होते हैं, like there are some fungi, isn't it? There are some molds, isn't it? जो डेड एंड डिकेड कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, वहां से अपना वो फूड जो है हासिल कर लेते हैं. डेड ऑर्गेनिज्म्स, तो कई सारे जो डेड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उन्हीं डेड ऑर्गेनिज्म्स पे ये अपने लिक्विड फॉर्मेट ऑफ फूड को अचीव कर लेते हैं, isn't it? So they are dependent on the organic food, on other living organisms, and when the other living organisms are in the dead and decayed form, and from the dead and decayed form of the organisms, some organisms like the molds, like the fungi, and so many other examples are there which get their food from such things, and such a type of nutrition is called as saprophytic nutrition. There is another type of the nutrition which is known as holozoic nutrition. Another means of heterotrophic nutrition is known as holozoic. What do you mean by holozoic nutrition? यहाँ पे saprophytic nutrition में इन फंगाई मोल्ड्स वगैरह ने दूसरे ऑर्गेनिज्म्स का जो डेड एंड डिकेड मैटर था उसको उसके लिक्विड फॉर्मेट को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में ग्रोथ लाई, डेवलपमेंट लाया, तो ये उन्होंने अपनी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरे डेड डिकेड मैटर को यूज किया. लेकिन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सॉलिड फॉर्मेट ऑफ फूड पे डिपेंडेंट होता है. सॉलिड फूड इनटेक इसमें होता है. When solid food intake takes place in the process of the nutrition, then that type of the nutrition is called as holozoic. तो बेटा जो holozoic nutrition होती है वो most of the animals में होती है, ठीक है. तो holozoic nutrition में जो एक organism होता है वो अपने food को हासिल करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑपरेट कर सकते हैं. तो इसलिए holozoic mode of nutrition में हम जानते हैं टाइप ऑफ इंजेस्टिंग ऑफ द फूड विच is known as carnivorous mode, and such organisms are known as carnivorous. Some are herbivorous, कुछ herbivorous होते हैं.
some are omnivorous, isn't it? Some are frugivorous, and some are granivorous. Some are coprophagous, some are cannibalistic, बेटा जो हॉलोज़ाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, उनमें तरीके डिफरेंट होते हैं अपने फूड को हासिल करने के लिए। इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को इन न्यूट्रिशनल बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और कईयों को हम कहते हैं कार्निवोरस, आई विल लेट यू नो व्हाट आर दोस। कईयों को कहते हैं हर्बिवोरस, कईयों को कहते हैं ओमनिवोरस, कईयों को कहते हैं फ्रूगिवोरस, कईयों को कहते हैं ग्रैनिवोरस, कईयों को कहते हैं कॉप्रोफेगस, कईयों को कहते हैं कैनिबालिस्टिक, and some are called as sanguivorous। देखो बेटा, कार्निवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का गोश्त होता है उन्हें वो खा लेना पड़ता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को कार्निवोरस कहते हैं। ये हॉलोज़ाइक न्यूट्रिशन का स्पेशल एक फॉर्मेट है। और हर्बिवोरस वो होते हैं जो हर्ब्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो अदर प्लांट्स पे, हर्ब्स पे, श्रब्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम हर्ब्स, फ्रॉम श्रब्स, फ्रॉम द प्लांटेशंस। एंड ओमनिवोरस मीन्स वो होते हैं जैसे ह्यूमन्स होते हैं, मैन होता है, जो डिपेंडेंट होते हैं बोथ एनिमल फूड एज वेल एज प्लांट फूड। और फ्रूगिवोरस वो होते हैं जो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने फूड को हासिल कर लेते हैं फ्रॉम द फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ द पैरोट, और उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं फ्रूगिवोरस। सम आर ग्रैनिवोरस, ये ग्रेन्स खा लेते हैं, जैसे डोमेस्टिक स्पैरो होती है, ठीक है, दैट डोमेस्टिक स्पैरो इज होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेन्स, एंड सच these organisms are called as granivorous, isn't it? There are most of the species of the finch birds which are totally dependent on the grains, and such organisms are called as granivorous, and some organisms are called as coprophagous। coprophagous वो होते हैं कि जो feces पे या fecal matter पे जो है अपना डिपेंडेंस रखते हैं, like swines are there, pigs are there, उनकी डिपेंडेंस वहाँ पे ज़्यादा होती है। एंड some organisms are called as cannibalistic। cannibalistic वो organisms होते हैं जो सलाहियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं कि वो अपनी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को डेवर कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। such organisms are called as cannibalistic, isn't it? So there are different means of the holozoic mode of the nutrition, and with respect to the different means, different organisms are making use of different types of the food, and they have been named accordingly. And sometimes there can be the third type of the heterotrophic mode of the nutrition, and that third type is known as parasitic मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है टू गेट ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ऑस्मोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्री डाइजेस्टेड फूड हासिल कर लेते हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एस्कैरिस, दैट इज अ पैरासाइट। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ टीनिया, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपका इंटेस्टाइन पहले फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेता है और फिर ये अपनी बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करके इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑस्मोट्रॉपिक type of the organism, and the type of the nutrition is called osmotropic modes of the nutrition. So we came to know about the process of the nutrition, and the process of nutrition is the complex of the smaller process, that is the process of ingestion, process of digestion, process of egestion, process of absorption is there, and there is an aim to exhibit the process of the nutrition, that is the aim of getting nutrients. And why we get nutrients? Because the nutrients provide us two things, one is raw material and another is energy.
We get raw material to make our different formats, like we are making our enzymes, we are making our bones, we are making our enamel, we are making our pigments, we are making our these epidermal derivatives, and for that the raw material we get that from the nutrients. We obtain them from the nutrients, and the energy which we get from the nutrients, by the utilization of the nutrients, that energy we utilize for the performance of the different life process or the life activities, like there is process of reproduction, there is process of growth, there is process of metabolism, etc. And then we came to know that nutrition can be primarily divided into two types, autotrophic and heterotrophic. हमने जाना autotrophic nutrition में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है ऑफ इट्स ओन, खुद ही, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द एनर्जी. एंड इन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने जाना कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक सोर्स से ही प्रिपेयर कर लेता है. तो इसका मतलब ये हुआ जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लेता है उस ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही ऑलवेज होती है. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने देखा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. इस फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से हम ग्लूकोज को बना लेते हैं. तो बाय मेकिंग यूज ऑफ फॉर क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाय मेकिंग यूज ऑफ द सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है. तो इस तरह की न्यूट्रिशन को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और दूसरी न्यूट्रिशन इसकी है, इसका नाम है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 H2S को यूज करते हैं, फिर इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं. बट इसमें जो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल बॉन्ड. जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसका ब्रेक करते हैं, उसके ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेकिंग अप ऑफ द फूड आइटम, दैट इज दिस ग्लूकोज. तो जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. एक टाइप उसका है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. तो बेटा हमने देखा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कुछ फंजी, कुछ एल्गी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर दूसरे ऑर्गेनिजम्स का होता है, उनको प्री डाइजेस्टेड फॉर्मेट में उसको पहले बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एंजाइम्स उसको थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्मेट में कुछ कोई सारे फूड आइटम्स को वो बना लेते हैं, ठीक है. फिर उस लिक्विड फॉर्मेट ऑफ फूड को वो यूज कर लेते हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर अदर रेस्पेक्टिव लाइफ एक्टिविटीज. तो दूसरा जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो हमने देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्मेट ऑफ फूड को अचीव कर लेता है, अटेन कर लेता है, उसे यूटिलाइज कर लेता है फॉर इट्स ओन लाइफ एक्टिविटीज. तो सॉलिड फॉर्मेट ऑफ फूड हासिल करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फूड रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं. एज सच ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने एक टाइप देखा कार्निवोरस. ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. तो ये इनकी डिपेंडेंस अदर एनिमल्स पे होती है. और हर्बिवोरस इनकी डिपेंडेंस अदर प्लांट्स पे होती है. और ओमनिवोरस इनकी डिपेंडेंस बोथ प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी होती है लाइक द ह्यूमंस. एंड फ्रूगिवोरस इनकी डिपेंडेंस फ्रूट्स पे होती है, फ्रूट्स को खा लेते हैं लाइक द पैरट्स. एंड ग्रेनिवोरस इनकी डिपेंडेंस ग्रेन्स पे होती है लाइक मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ आवर डोमेस्टिक हाउस these sparrows or their different species, ठीक है. कई सारी इनकी स्पीशीज है, कई सारी स्पीशीज ऑफ द फिंच बर्ड्स जिनको हम डार्विन्स फिंचेस के नाम से जानते हैं, वो होली एंड सोली डिपेंडेंट होते हैं. ग्रेन्स उनको ग्रेनिवोरस कहते हैं. और कई सारे कॉपरोफेगस होते हैं कि जो फिकल मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं लाइक स्वाइन्स आर देयर, पिग्स आर देयर, ठीक. और कई सारे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कैनिबलिस्टिक, जो अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को डेवर कर लेते हैं. और कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सैंग्विवोरस, isn't it, सैंग्विवो जो ब्लड फीडिंग कर लेते हैं लाइक लीचेस आर देयर. लीचेस आर डिपेंडेंट ऑन द ब्लड, सो दे हैव टू सक द ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे गेट देयर फूड. तो उनको सैंग्विवोरस कहते हैं. इस तरह से हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंटली एग्जिबिट होता है, ठीक है. And so far as humans are concerned, the process of nutrition is being conducted by our special system which is known as digestive system. तो बेटा इसमें इस वाले यूनिट में हमने जानना है एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. हम पहले इसकी एनाटॉमी को लेते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, फिर उसके बारे में जानेंगे. लेट अस
First, know about the digestive system of the human beings. Digestive system of humans. ठीक है, तो यहां से इन रियल सेंस हमारे लेक्चर्स की शुरुआत होती है सो फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप ये याद रखोगे, दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. आप याद रखोगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. और जैसे ही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना था, तो उस टाइम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्मिस से बना था और एक ट्यूब सा बना था विच वाज नोन एज आर्केंट्रॉन. और उस ट्यूब में एक जो इन्वेजिनेशन थी विच इज वाज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर. ठीक है, वही ब्लास्टोपोर फिर बढ़ गया था. जब हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, इन द एम्ब्रियोलॉजी, तो जो हमारा एंडोडर्म होता है उसमें इन्वेजिनेशन सी क्रिएट होती है. उस इन्वेजिनेशन को कहते हैं ब्लास्टोपोर. ठीक है, और ये ब्लास्टोपोर फिर बढ़ जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. देन दैट ट्यूब गेट्स कन्वर्टेड इनटू आवर डाइजेस्टिव ट्यूब, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो इसका मतलब है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्चुअली एक ये ट्यूब था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर एम्ब्रियोजेनेसिस. और वो ट्यूब किससे बना? एंडोडर्मिस से बना. उस ट्यूब की जो इन्वेजिनेशन थी विच वाज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोपोर ह्यूमन्स में कन्वर्ट होता है इनटू द एनस बिकॉज दिस डाइजेस्टिव ट्यूब हैज टू ओपनिंग्स. वन ओपनिंग इज नोन एज एनस, अनदर ओपनिंग इज नोन एज माउथ. और इस ब्लास्टोपोर से क्या एनस बना या क्या माउथ बना? हमने ऑर्गेनिज्म्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. वन is deuterostome and this protostome, but humans are deuterostomic. Why we are deuterostomic? Because during the course of embryogenesis जब हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब बना था फ्रॉम ए स्पेसिफिक इन्वेजिनेशन नोन एज द ब्लास्टोपोर, दैट ब्लास्टोपोर फाइनली गॉट कन्वर्टेड इनटू द एनस एंड जो उसका अपोजिट साइड था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू द माउथ. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ब्लास्टोपोर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनस आर नोन एज ड्यूटेरोस्टोमिक. सो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते करते हमने ये जानना जरूरी है कि हम ड्यूटेरोस्टोमिक है और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है. बट सो फार एज द लाइनिंग्स ऑफ एनस एंड लाइनिंग्स ऑफ माउथ आर कंसर्न्ड, दो लाइनिंग्स है, द लाइनिंग्स ऑफ माउथ एंड द लाइनिंग्स ऑफ एनस, बोथ आर एक्टोडर्मल. ये एक्सेप्शनल यहाँ पे है. फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इन आवर डाइजेस्टिव ट्यूब विच आर द टू पार्ट्स which are ectodermal in origin exceptionally. The two parts are the lining of mouth, the lining of anus. Both are ectodermal in origin. Otherwise, our digestive system or digestive tube is endodermal in origin. And besides that, in the course of embryogenesis, जब हमारा digestive tube बना था वो endoderm से बना था. और आप लोगों को पता है कि endoderm के बाहर क्या था? मेसोडर्म. और उस मेसोडर्म के बाहर क्या था? एक्टोडर्म. लेकिन इस मेसोडर्म के बीच में एक कैविटी बनी थी व्हाट वाज नोन एज सीलोम. तो इसका मतलब है ये वाला जो ट्यूब है ये सीलोमिक कैविटी के अंदर है. एंड सच ए टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान. तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बेसिक है आपने ये जाना that our digestive system is endodermal in origin and we are deuterostomic, and there are two linings of our digestive system, the linings of mouth and the linings of anus, which are exceptionally ectodermal in origin. And
So far as the embryonic development of our digestive system is concerned, we have tube within a tube body plan. What does that mean? That means this tube, that is the digestive tube, was formed in another tube which is known as coelom or the coelomic tube of the mesoderm. When such type of body plan is there in which one tube was formed, was lying in another tube of the coelomic cavity, that type of the body plan is known as tube.